Hello students, in this video we are going to start chapter 3rd of class 10th, pair of linear equation and two variables. इस चैप्टर में हम एक लीनियर इक्वेशन के पेयर को किस तरह से सॉल्व किया जाता है उनके मेथड्स पे फोकस करेंगे। तो दो तरह के मेथड होते हैं, एक लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने का, पेयर यानी दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो एक होता है ग्राफिकल मेथड कि ग्राफ के मेथड से ग्राफ बनाकर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा है अलजेब्रिक मेथड कि आपके पास इक्वेशंस लिखी हुई है और विदाउट ग्राफ के अपन उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। अब देखो, सॉल्यूशन से पहले इस बात पर आता है कि आपको मतलब पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो जिस तरह आपने 9th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है ये चैप्टर। इसमें आपने पढ़ा था कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से बनता है, एक लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन कितने होते हैं और कैसे कैसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c, जो कि आपने पढ़ा है। अच्छा, इसको कन्वर्ट भी करना आपने सीखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है किसी लीनियर इक्वेशन को। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी जहाँ पर a, b और c ये आपके रियल नंबर्स होते थे, ये आपके रियल नंबर्स होते थे, और x और y ये आपके वेरिएबल होते थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर लेट सपोज मैं आपको ये नहीं बताऊं कि ABC आपके रियल नंबर्स है और फिर मैं आपको पूछूं यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, तो इस टाइम इसमें वेरिएबल है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये इक्वेशन आपकी है 5 वेरिएबल्स में। बट अगर यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दूं कि A, B और C आपके रियल नंबर्स ही होंगे, तो उस केस में फिर यहाँ पे वेरिएबल बचते हैं x और y। तो यहाँ पर ये बोलना ज़रूरी है कि ये जो है वो रियल नंबर्स है, तो उस केस में फिर ये इक्वेशन बचती है इन टू वेरिएबल्स दैट इज x एंड y। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। अब इसका जो ग्राफ होता था, जैसे कि लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, 2x + 3y = -4 = 0। तो दिस इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसका जो ग्राफ बनता था, आपने ग्राफ बनाए होंगे ऐसे बॉक्सेस बना के x और y की वैल्यूज़ निकाल कर, ठीक है। तो x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y के डिफरेंट आप वैल्यूज़ निकालते थे, फिर उन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे प्लॉट करते थे, और फिर इसका जो ग्राफ बनकर आता था वो ग्राफ बनकर आता था आपका एक स्ट्रेट लाइन बनकर आता था। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। तो जो भी है वो आपका एक कार्टेशियन प्लेन पे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता था। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, वो कार्टेशियन प्लेन में, ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है XY वाला, उस कार्टेशियन प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, अच्छा, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके हैं। तो ये सॉल्यूशन का क्या मतलब होता था कि यहाँ पर जैसे लेट सपोज मैं एक सिंपल सी इक्वेशन लेता हूँ जो कि आपको ईजिली समझ में आए, x + y = लेट सपोज यहाँ पे है 10। तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू ली 0, ठीक है। तो जब आप x की वैल्यू 0 लोगे तो 0 + y = 10, दैट इज y की वैल्यू आपके पास 10 निकल कर आएगी। और जब आप y को 0 लोगे तो x की वैल्यू आपके 10 निकल कर आएगी। और इस तरह से आप काफ़ी सारे सॉल्यूशन लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप x की वैल्यूज़ लेते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो आपके पास यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब सॉल्यूशन से मेरा मतलब है x और y का ऑर्डर्ड पेयर, यानी x और y की कंबाइंड वैल्यूज़। जैसे कि यहाँ पर एक वैल्यू होगी 0,10, कहने का मतलब है जब x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू 10 मिलती है, जब x की वैल्यू 10 लेते हो तो y की वैल्यू 0 मिलती है। जब x की वैल्यू आप 5 लोगे तो आप यहाँ 5 पुट करना, 5 + y = 10 होएगा। तो y 5 उधर जाएगा, 10 - 5 दैट इज 5। तो y की वैल्यू फिर से 5 निकल कर आएगी। तो 5 लेते हो तो 5 निकल कर आती है, 2 लोगे तो 8 निकल कर आएगी, 8 लोगे तो 2 निकल कर आएगी, या फिर कुछ और लोगे जैसे 7 लोगे तो 3 निकल कर आएगी, ठीक है। तो एक सिंपल सा इक्वेशन मैंने लिया है। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यूज़ लेते जाते हो उस अकॉर्डिंग आपको y की वैल्यूज़ मिलती जाती है। तो ये जो आपकी वैल्यूज़ आपको मिल रही है 5,5, 7,2, 2,8, ये जो सारी वैल्यू, ये जो x और y की जो वैल्यूज़ है, कंबाइंड वैल्यूज़ है, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये जो आपको वैल्यूज़ मिल रही है x y की, ये आपका सॉल्यूशन कहलाती है, जो कि ग्राफिकली इसका भी एक मीनिंग है। ग्राफिकली ये जो सॉल्यूशन है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जो उसी लाइन पे होता है। तो जिस तरह से आपकी x, जैसे लेट सपोज आपका ये कार्टेशियन प्लेन है, ये y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है। अब जैसे आपने x + y = 10 का ग्राफ बनाना चाहा तो ठीक है, जैसे लेट सपोज ये आपका 5 है, ये 4, 3, 2, 1 और ये 1, 2, 3, 4 आपका ये 5 है। तो वो जो ग्राफ है वो जाएगा आपका, लेट सपोज ये 10 और ये भी 10 है, तो वो ग्राफ आपका जाएगा 10,0 से और 0,10 से। तो ये दो पॉइंट आपको उस ग्राफ पे मिलेंगे इसके लिए। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि x + y = 10
को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो मैंने बोला ही था कि एक लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो उस केस में ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी आपको पॉइंट्स हैं, मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है वो ग्राफिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जितने भी सॉल्यूशन है वो आपके इसी लाइन पर प्रेजेंट होंगे। ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं, मैं बोल रहा हूँ ये जितने भी सॉल्यूशन हैं जो एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं, जो एक्स वाई की वैल्यूज़ है जो इस लाइन को और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई वर्ड ये मैं बहुत बार बोलने वाला हूँ इस चैप्टर में, ठीक है। जो एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जिनको ऐड करने पर मेरे को ये वाली वैल्यू मिले, तो वो वाली वैल्यूज़ जो कि एक्स और वाई को सेटिस्फाई करे, जो कि इस लाइन का एक सोल्यूशन हो, या फिर ग्राफिकली मैं बोल दूं कि वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जो कि इस लाइन पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि सोल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन जो होता है उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। सॉल्यूशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है कि उस लाइन पर एक पर्टिकुलर पॉइंट, और यहाँ पर एक जो लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से। तो चलिए चलते हैं एक ग्राफिकल मैथड पे। अब देखो, जो ये नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, पहले तो आपको ये नाम क्लियर होना चाहिए, इसका हर एक वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है, यानी कि इक्वेशन जो कि लीनियर हो। लीनियर का सेंस है यहाँ पे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि अब यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है। अगर ये होता लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, तो यानी कि 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब है ये जो 2 वेरिएबल्स होंगे इनकी पावर 1 से ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अच्छा ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। अब यहाँ पे लगा एक्स्ट्रा जो वर्ड लग गया 10th में, वो है पेयर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कि आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी, ठीक है गाइस। तो 2 लीनियर इक्वेशन, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म यही रहेगा। फर्स्ट वाली जो लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल्स में, वो होगी a1x b1y प्लस c1, ठीक है। तो जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है सेम वही है। और 1 1 1 ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि दूसरी इक्वेशन भी अपन को लेनी है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा a2x प्लस b2y प्लस c2। हालांकि कोफिशिएंट्स आप दूसरे भी यूज़ कर सकते थे, बट एनसीईआरटी इसी फॉर्मेट को स्टैंडर्ड फॉर्म मानता है। आप यूज़ करने को तो ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर स्मॉल ABC ले लेते और इसके कोफिशिएंट्स में कैपिटल ABC भी ले सकते थे, बट एनसीईआरटी ने इसको स्टैंडर्ड माना है, तो अपन को इसको ही स्टैंडर्ड मान के चलना है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी a1x b1y c1, सेकंड इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं फिर से क्लियर कर दूँ, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये आपके रियल नंबर्स है, ठीक है। और अगर ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, यानी कि आप यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो सिर्फ 2 नहीं है, उस इक्वेशन में आपके 5 वेरिएबल्स है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया गया है पहले से कि a1 b1 और c1 आपके रियल नंबर्स हैं। तो इस केस में फिर आपके पास जो वेरिएबल बचते हैं वो है x और y। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। अच्छा, तो पेयर है तो 2 हो गई। अच्छा, यहाँ पे देखें तो जिस तरह से एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है ग्राफिकली, तो यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कंबाइंडली आपकी 2 लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर क्योंकि 2 इक्वेशन है, तो ये आपका एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपका एक ग्राफिकली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर 2 लाइन्स बनेगी आपकी जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। तो अब देखो, जो ग्राफिकल मेथड है वो बहुत ईजी है। लेट सपोज अब जो 2 लाइन आप कार्टेशियन प्लेन पे बनाओगे वो किस तरह से हो सकती है, या तो वो स्क्यू लाइन्स हो सकती है कि यानी वो यानी वो इस तरह की हो, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती है, या फिर वो पैरेलल हो सकती है, या फिर वो कोइंसिडेंट हो सकती है। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये आपकी सेकंड लाइन होगी जो इसके एग्जैक्टली ऊपर से निकल रही है। तो ये इन 3 केसेस के अलावा कार्टेशियन प्लेन पे 2 लाइंस के कोई भी केस पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट केस है कि जो आपके स्क्यू लाइंस हो, मतलब टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी 2 लाइंस हो। अब 2 लाइंस जो टेढ़ी मेढ़ी होगी, जो स्क्यू लाइंस होगी, उनको क्या होगा कि एक लाइन क्या होता है, लाइन को आप इनफाइनाइटली किसी भी डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको मिलेगा कि वो 2 लाइंस आपकी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। अगर 2 आपकी स्क्यू लाइंस है, मतलब एक कोई भी रैंडम डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी भी कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन में जा रही है, तो उनको आगे एक्सटेंड करने पर एक पॉइंट आपको हमेशा कॉमन मिल ही जाएगा। तो 2 स्क्यू लाइंस जो होती है वो हमेशा आपकी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो आपको इसको इस तरह से याद रख सकते हैं इस केस को कि आपकी 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं कार्टेशियन प्लेन में, या फिर वो 2 लाइन आपकी पैरेलल हो सकती है कार्टेशियन प्लेन में, या फिर वो 2 लाइन आपकी कोइंसिडेंट हो सकती है, यानी वो आपके ओवरलैप कर सकती है एक दूसरे को। इन 3 केसेस के अलावा कोई भी केस पॉसिबल नहीं है। अब आप मेरे को भाई आकर बोले कि सर एक ये केस ले लो, एक ऐसे है और एक ऐसे है। अरे तो भाई ये वही वाला केस है फर्स्ट वाला, आप इसको एक्सटेंड करें। जब इसको आप एक्सटेंड करेंगे दोनों लाइंस को, तो ये आपकी फिर से एक पॉइंट पे मिल जाएंगी। तो ये आपका वही इंटरसेक्शन लाइन वाला केस है।
इंटरसेक्टिंग लाइन्स वाला केस होगा, या तो फिर पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। अब ग्राफिकल मेथड क्या होता है कि आपको देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, इस पूरे चैप्टर में आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। अब सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, या तो आप ग्राफ बना ले उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का और फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ले, या फिर आप उनको सॉल्व करें। और सॉल्व करने की भी मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे। तो ग्राफिकल मेथड है कि भाई आप इसका भी ग्राफ बनाएं, इसका भी ग्राफ बनाएं और सॉल्यूशन निकालें। अब सॉल्यूशन का जो मीनिंग आपके 9th क्लास में था, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पर सॉल्यूशन का मतलब था x और y का एक ऑर्डर्ड पेयर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर सॉल्यूशन का मतलब होगा x और y का एक ऐसा पेयर, x और y का एक ऐसा पेयर जो इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे। x और y का एक ऐसा पेयर जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करे, यानी कि x और y की यहाँ वैल्यू मैं पुट करूँ तो ये सॉल्व होकर मेरे को इसके इक्वल मिले, और x और y की वैल्यू यहाँ पर रखूँ तो ये भी सॉल्व होकर मेरे को इसके इक्वल मिले। तो अगर ऐसा आपके पास x और y का पेयर है, जैसे लेट्स सपोज 2,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2,3 ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, जो कि कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि उसी लाइन पे होगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो अगर ये 2,3 इसको सेटिस्फाई करता है और इसको भी करता है, तो फिर मैं जाकर बोलूँगा कि 2,3 इज अ सॉल्यूशन टू दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपको सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं, एक ग्राफिकल मेथड है, एक एल्जेब्रिक मेथड है। आपने लेट सपोज ग्राफिकल मेथड अपनाया, आपने दोनों का ग्राफ बनाना है। अगर आप इस मेथड से करो तो आपको इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने 9th क्लास में बखूबी सीख लिया है। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका भी ग्राफ बनाएंगे, इन तीनों केसेस में से एक मिलेगा। अगर लेट सपोज यहाँ पर ये ऐसा केस मिलता है, तो इस केस में फिर जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन यहाँ पे दोनों में कॉमन होगा। कॉमन मतलब एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पे भी आ रहा हो और इस लाइन पे भी आ रहा हो। तो यहाँ पर आप देखिए सिर्फ ये इकलौता ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पर भी आ रहा है और जो इस लाइन पर भी आ रहा है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के केस में आपको फिर एक सोल्यूशन मिलता है, ओनली वन सोल्यूशन, जो कि यूनिक होगा, इकलौता सोल्यूशन होगा। अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों लाइंस में आ रहा होगा या फिर दोनों लाइंस में कॉमन होगा, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक सोल्यूशन मिलता है। अच्छा, बात करें अगर पैरेलल लाइंस की, तो पैरेलल लाइंस के केस में फिर मैं आपको बताना चाहूँगा ग्राफिकली मीनिंग क्या है, कि जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करे आप उस पॉइंट को देख लीजिए। तो जितने पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही होगी उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ही आपका सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप पैरेलल लाइंस को आगे पीछे कितना भी एक्सटेंड कर लो ये कभी मिलती ही नहीं है। इसको या तो कितना भी आगे एक्सटेंड कर लो या कितना भी पीछे एक्सटेंड कर लो, पैरेलल लाइंस आपकी कभी नहीं मिलने वाली। तो कभी भी आपको एक कॉमन पॉइंट नहीं मिलने वाला है, और जब नहीं मिलने वाला है कॉमन पॉइंट तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है गाइस। चलो अब यहाँ देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन को। तो जब आपकी लाइंस कोइंसिडेंट होंगी उस केस में आपके बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे। जैसे कि ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन है आपकी और ये आपकी सेकंड लाइन है। तो उस केस में यहाँ देखिए आप इतने सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो कि कॉमन होंगे। तो इस केस में फिर आपके जो सॉल्यूशंस होंगे वो बहुत सारे होंगे, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 केस बनते हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का, एक पैरेलल लाइंस का और एक कोइंसिडेंट लाइंस का। तो उसमें सॉल्यूशंस किस हिसाब से होंगे, एक तो ये आपका केस होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का, फिर ये आपका केस होगा पैरेलल लाइंस का, फिर ये आपका केस होगा कोइंसिडेंट लाइंस का। इसमें आपके सॉल्यूशन होंगे यूनिक यानी ओनली वन सॉल्यूशन। इसमें आपके सॉल्यूशन होंगे एक भी नहीं तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्राफिकली किसी को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको लेट सपोज ग्राफ बनाना नहीं आता है तो वो आपके आगे वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा कि किसी एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से बनता है। चलो एक बार अपन कंसेप्ट पे फोकस कर लेते हैं। तो ये तो आपको हुआ ग्राफिकल मेथड। अब आते हैं एल्जेब्रिक मेथड पे कि भाई मान लो आपको चेक करना है तो आप ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ बनाए, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आया आपको 2 इक्वेशन दे देगा, जैसे कि बोल देगा 2x + 3y = 5 एंड 5x + 2y = 3। इस तरह का एक क्वेश्चन आ गया और वो आपको बोल देगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का आएगा और वो बोल देगा कि बताओ भाई लाइंस कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। तो आप क्या करेंगे, आप इसका ग्राफ बनाएंगे वहाँ बैठ के और इसका भी ग्राफ बनाएंगे और चेक करेंगे कि भाई वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन है इतना, ये फिर पॉसिबल नहीं है। ग्राफिकल मेथड आपका हर जगह काम नहीं आ सकता, आपको देख के पता लग जाना चाहिए वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो वो कैसे पता लगता है, वो पता लगता है आपके रेशियोज़ के हिसाब से, जो कोफिशिएंट्स हैं इनके वेरिएबल्स के और ये जो कांस्टेंट है उनके रेशियोज़ के
कैलकुलेट करके आप ये बता सकते हैं कि भाई लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार सारे रेशियोज़ को। तो फर्स्ट रेशियो है आपका A1 A2 और B1 B2 को चेक करके आप पता लगा सकते हैं। अगर लेट सपोज आपने A1 A2 और B1 B2 का रेशियो निकाला, कैलकुलेट किया और ये जो रेशियो है वो इस रेशियो के इक्वल नहीं आया, ठीक है गाइस, तो ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल नहीं आया, तो उस केस में आप डायरेक्टली बोल देना कि भाई ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये रेशियो अपन ने कैलकुलेट किया, A1 यानी कि इसका कोफिशिएंट, A2 यानी कि इस लाइन में x का कोफिशिएंट, तो इसका रेशियो निकाला जो कि 2/5 आया। यहाँ पर इसका रेशियो निकाला, अब लेट सपोज यहाँ पे 6 और 4 है, ठीक है गाइस, तो आपने 6:4 किया, इसको सॉल्व किया, 3:2 आया। आपने सिर्फ इन वैल्यूज़ का रेशियो निकाला और कुछ भी नहीं है, अलग से इनको लिखकर रेशियो निकाला, तो ये 2/5 आया, ये इसका सिंप्लीफाइड रेशियो 3/2 आया। तो 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/2, यानी कि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तब ये लाइंस आपकी 100% सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, मैक्सिमम इसका एक ही सोल्यूशन होगा। तो देखो बिना ग्राफ बनाए अपन ने पता लगा लिया। अच्छा नेक्स्ट केस क्या होगा कि जैसे मान लो आपने A1/A2 का रेशियो निकाला, B1 और B2 का रेशियो निकाला, ये लाइंस आपको गिवन होंगी, ठीक है, ये लाइंस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, और C1 और C2 का रेशियो निकाला। अब अगर इक्वल नहीं आते हैं तब तो फिर ये हो गया इंटरसेक्टिंग का केस। और अगर मान लो ये रेशियो आपका इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो फिर दो चीज़ें होंगी, फिर दो सिनेरियो आपके सामने आएंगे कि आपको ये रेशियो इक्वल आने पर आपको थर्ड वाला रेशियो निकालना पड़ेगा। और अगर ये मान लो रेशियो इक्वल नहीं आता है तब तो ये फर्स्ट केस हो गया। बट अगर रेशियो इक्वल आ गया तो फिर आपके दो सिनेरियो होंगे, जो थर्ड वाला रेशियो होगा या तो वो उसके इक्वल नहीं आएगा, या फिर वो जो थर्ड वाला रेशियो होगा वो भी इसके इक्वल आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। फर्स्ट तो आपको कैलकुलेट करना है ये दो रेशियोज, A1 A2 का, B1 B2 का, तो या तो ये इक्वल ही नहीं आएगा, ये इक्वल नहीं आया तो आप समझ जाना ये इंटरसेक्टिंग का केस है। बट अगर मान लो ये इक्वल आ गया तो फिर दो सिनेरियो होंगे कि आपको फिर C1 C2 निकाल कर चेक करना पड़ेगा। तो अब C1 C2 भी अगर इसके इक्वल आ गया तो ये केस होगा कोइंसिडेंट का, और अगर C1 C2 इसके इक्वल नहीं आता है तो वो केस होगा आपके पैरेलल लाइंस का। और ये आपको याद होना चाहिए कि लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग होगी तो एक पॉइंट कॉमन होगा, यानी कि एक सॉल्यूशन निकलेगा। पैरेलल होगी तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और कोइंसिडेंट यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स आपके कॉमन होंगे, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये चीज़ आपको इसके ग्राफ से पता रह जाएगी, और आपके अगर ये दिमाग में ये फिगर्स छपे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा एल्जेब्रिक आपको एक बार लर्न करना पड़ेगा कि अगर A1 A2 B1 B2 का ही रेशियो इक्वल नहीं आया तो लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, बट अगर इक्वल आता है तो C1 C2 कैलकुलेट करें, और अगर C1 C2 भी इसके इक्वल आता है तो कोइंसिडेंट है, और अगर C1 C2 इसके इक्वल नहीं आता है A1/A2 B1/B2 के, तो उस केस में फिर जाके वो आपका पैरेलल बनेगा। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ पूछी जाती है कि भाई बताओ ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अच्छा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, तो इस तरह से अपन पढ़ लेंगे इसको पोल की फॉर्म में। तो ये जो पोल है, ये जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये आपका इसमें पूछता है कि ये कंसिस्टेंट है या ये जो सिस्टम है ये आपका इनकंसिस्टेंट है। तो इस सिस्टम के बारे में दो चीज़ें पूछी जाती है, क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो अब कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? कंसिस्टेंट वो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है जहाँ पे आपका मिनिमम एटलीस्ट एक सोल्यूशन निकले। अभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम क्या होता है। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसका एटलीस्ट, ये आप लिख लेना बेटा, जिसका एटलीस्ट एक सोल्यूशन हो, एटलीस्ट एक सोल्यूशन, यानी कम से कम एक सोल्यूशन तो हो ही हो। एक से ज़्यादा हो गए कोई दिक्कत नहीं, वो भी कंसिस्टेंट कहलाएगा, बट एक सोल्यूशन हो ही हो। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो देखो इंटरसेक्टिंग में एक सोल्यूशन निकल रहा है, बट निकल तो रहा है, तो उस केस में फिर ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम होगा ये आपका कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा, ये आपका कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए पैरेलल के केस में एक भी क्योंकि पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो इस केस में फिर आपका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और एक भी सॉल्यूशन नहीं है इसलिए फिर ये आपका इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम कहलाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा इनकंसिस्टेंट गाइस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा दूसरा कोइंसिडेंट, यहाँ पर तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, अब एक सॉल्यूशन हो चाहे बहुत सारे हो, वो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट ही कहलाएगा। तो ये भी आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम कहलाएगा।
तो इतनी चीज़ें आपको एक बार क्लियर होनी चाहिए कोई भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकली एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है। तो ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। वो दो लाइंस आपकी ग्राफिकली इस तरह की हो सकती है, या फिर इस फॉर्म की हो सकती है, या फिर इस फॉर्म की हो सकती है। तो अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो कॉमन पॉइंट्स आपको देखना है। तो इंटरसेक्ट करते वक्त एक कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो यहाँ पर उसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। पैरेलल होंगी तो एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा क्योंकि नो कॉमन पॉइंट्स आर देयर। एंड इफ कोइंसिडेंट होगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस उसके निकलेंगे क्योंकि बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, एल्जेब्रिक मेथड भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ग्राफ बनाने का टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर वो बोल दे आगे से चला कर कि भाई ग्राफ बनाओ, तब तो बनाना ही पड़ेगा, फिर वो क्वेश्चन भी आपका 3 से 4 मार्क्स का होगा। बट अगर 1 मार्क का आता है तो आपको ये एल्जेब्रिक सिस्टम भी आना चाहिए। इसमें क्या है कि आपको रेशियोज निकालना है A1 A2 का, B1 B2 का और C1 C2 का। अगर पहले ही आपका A1 A2 और B1 B2 का रेशियो इक्वल नहीं आता है तो आप बोल सकते हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि इंटरसेक्टिंग यानी A1 upon A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 upon B2। और अगर गलती से मान लो आ जाता है तो दो सिनेरियोज जनरेट होते हैं, उसके लिए फिर आपको C1 C2 का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो अगर वो C1 C2 का रेशियो इसके इक्वल आता है तो कोइंसिडेंट है, और अगर नहीं आता है तो तब फिर वो जाके पैरेलल लाइंस के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है गाइस, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। तो देखिए, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसका एक समराइज फॉर्म में मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिख दिया है कि भाई अगर आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो a1x + b1y + c1 और a2x + b2y + c2 = 0, यानी कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हो और आपको ये पूछ लिया जाए कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी कि सॉल्यूशन उसके कितने होंगे, यूनिक होंगे, सिंगल सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या फिर आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इस टाइप के कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको उसके लिए एक छोटी सी टेबल याद होनी चाहिए। तो यहाँ से अपन एल्जेब्रिकली पता लगा सकते हैं विदाउट ग्राफ के जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है वो आपका कैसा होगा। तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। जैसे मान लो आपके ये दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपके रियल नंबर्स हैं। तो आपको इन रियल नंबर्स के और इन x के और y के और ये जो कांस्टेंट है उनके कोफिशिएंट्स के रेस्पेक्टिव रेशियोज निकालना है। यानी कि x के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो निकालना है, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालना है, सिर्फ कोफिशिएंट का, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे आपको कांस्टेंट का रेशियो निकालना है। तो अगर आपके ये, फिर से एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको कराता हूँ, और अगर आपके ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं आते हैं तो पहले ही आपको बोल देना है कि जो लाइंस होंगी वो आपकी इंटरसेक्टिंग होगी और उसका एक सोल्यूशन निकलेगा यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा। और क्योंकि सोल्यूशन निकलेगा तो ये आपका कंसिस्टेंट कहलाएगा, ये सिस्टम आपका कंसिस्टेंट कहलाएगा। दूसरा कि अगर आपका इक्वल निकल जाता है, ठीक है, अगर इक्वल नहीं निकले तो फिर ये केस होगा, और इक्वल निकल जाता है तो आपको थर्ड रेशियो में निकालना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा। अगर वो भी इक्वल आता है तो फिर कोइंसिडेंट लाइन का केस होगा, अगर वो इक्वल नहीं आता है तो फिर आपका पैरेलल लाइन का केस होगा। और क्योंकि लाइंस पैरेलल होंगी तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और कॉमन पॉइंट नहीं होगा इस वजह से आपके कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, और सोल्यूशन नहीं निकलेगा इस वजह से ये पेयर आपका इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। और इस केस में काफ़ी सारे सॉल्यूशन निकलेंगे तो इसको आप कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट। और कहीं कहीं इसको डिपेंडेंट भी लिखा जाता है। डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि अगर एक लाइन दूसरी लाइन को कोइंसिडेंट करती हैं तो जो इस लाइन के सॉल्यूशन होंगे वही सॉल्यूशन दूसरी लाइन के भी होंगे, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए बोलते हैं डिपेंडेंट सॉल्यूशन, डिपेंडेंट पेयर ऑफ सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे देखें तो मैंने एक एग्जांपल लिया है और उसको समझाने की आपको मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, ये जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। इसमें आपको वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको चेक करने के लिए बोल दिया जाएगा कि भाई चेक करें इसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे, एक निकलेगा, इनफाइनाइट होंगे या फिर नो सोल्यूशन होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप पहले देखिए A1 की वैल्यू कितनी है, तो A1 की वैल्यू है 5, A2 की वैल्यू है 7। तो यहाँ से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो A1 और A2 का रेशियो आप यहाँ से निकालेंगे तो वो आएगा 5/7। अच्छा, B1 और B2 का रेशियो निकालेंगे तो वो आएगा -4/6, और C1/C2 का रेशियो निकालेंगे तो वो आएगा 8/-9। ठीक है, तो आप इसको कट कर ले, जो कट हो रही है वैल्यूज़, तो इसके अलावा और कोई कट हो नहीं रहा। अच्छा, यहाँ देखिए तो A1/A2 और B1/B2 कहीं से मेरे को इक्वल नहीं दिख रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, तो आप यहाँ लिख देंगे therefore A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये तो फर्स्ट केस में मेरा क्या हो गया, ये आपका हो गया
इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस हो गया, देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। और अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये मिले कि भाई यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो आपको यूनिक सॉल्यूशन को भी टिक करना है। यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। और आप ये भी ऑप्शन में हो सकता है कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, तो आपको कंसिस्टेंट पर टिक करना है। तो इन तीनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन में मिल सकता है, तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आपको टिक कर देना। अच्छा नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है, जैसे मान लो यहाँ पर a1/a2 अगर आप निकालोगे तो a1 की वैल्यू 9 है, a2 की वैल्यू यहाँ पे 18 है, तो ये कैंसिल हो रहा है 1/2। अच्छा b1/b2 निकालेंगे तो ये b1 ये b2 ये 3/6 निकलेगा, ये कैंसिल हो गया 1/2। और c1/c2 निकालेंगे तो 12/24, ये भी आपका कैंसिल होगा 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि तीनों वैल्यूज़ जो तीनों रेशोज़ हैं वो आपके इक्वल आए हैं, तो इक्वल अगर तीनों के रेशोज़ आते हैं तो फिर वो केस बन जाता है कोइंसिडेंट लाइंस का। तो ऑप्शन में अगर कोइंसिडेंट लाइन मिलता है, अच्छा जैसे ऑप्शन में लिखा है इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट और नन ऑफ दिस, तो आपको कोइंसिडेंट पर टिक करना है। अगर ऑप्शन में लिखा है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नन ऑफ दिस, तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर टिक करना है। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भाई कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ऐसा कोई सॉल्यूशन, ऐसा कोई अगर आपको एमसीक्यू मिलता है और ये ऑप्शन होता है तो आपको फिर कंसिस्टेंट पर टिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे उसमें ऑप्शन हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि एक बार आपका बेसिक तैयार हो जाए तो चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन नेक्स्ट वीडियो से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उनकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।